of you. Today, our next topic is center of mass of a two-particle system. Please note down. Center of mass of a two-particle system. Two-particle system. तो ये आर्टिकल रहेगा अभी आपका। इसके अंदर क्या करना आपने, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उस फार्मूले को ड्राइव करें। आर के लिए फार्मूला करवाया था ना मैंने आपको, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो उसको आपने क्या करना है, ड्राइव करना है। करे ड्राइव। चलो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपके इमेजिनेशन नहीं करोगे कुछ, तब तक कोई फायदा नहीं है इसका। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। तो फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं आप। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन O। ओके, यहां से दो मास लेंगे आप। पोजीशन वेक्टर आपको बताया गया था। चलो एक मास यहां पर है m1, दूसरा मास यहां पर ले लिया आपने बोथ m2। ठीक है। फ्रॉम देयर द पोजीशन ऑफ फ्रॉम ओरिजिन have to taken with r1 वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर। ये कौन सा होगा, r2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r2, ये m पोजीशन बताएगा। अब m1 से m2 जो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्लस टू में पढ़ोगे आप ये वेक्टर के साथ, कॉलम लो पढ़ोगे ना तब आएगा। अब इसके ऊपर दो टाइप की फोर्सेस लग रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, जिससे m1 m2 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ा था आपने, दो बॉडीज आपस में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये इनकी इंटरनल फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस है, इंटरनल। इसको ले लो आप F12, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। ये वाली फोर्स कौन सी होगी, F21। ये कौन सी होगी, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और द इंपॉर्टेंट थिंग दिस force there are two forces equal and opposite, and they are internal forces according to Newton third law ने बताया था
कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो ये इंटरनली लगेंगी ये कैसी होंगी, नेट फोर्स जीरो, आपस में कैंसिल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट जो एक्सटर्नल फोर्स होंगी उसका नेट वेक्टर सम लेंगे आप इसका, उसका जो नेट होगा उससे बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। ये था, ठीक है। आई होप इस डायग्राम के बारे में आप समझ गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ मास। इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 m2, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, इनके बीच में कहीं पर लाई कर, ठीक है। यही थी ना बस, यहां से यहां तक जो पोजीशन वेक्टर रहेगा उसको क्या ले लिया आपने, कैपिटल आर। क्या ले लिया, कैपिटल आर। तो अब आपको ये कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैपिटल आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। तो सबसे पहली बात, इन फिगर ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी ले लीजिए, ओ ए वेक्टर सोल्यूशन करेंगे आप इसका, प्रूफ करेंगे, ड्राइव एक्सप्रेशन करेंगे। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R1 एंड ओ बी वेक्टर वैल्यू क्या होगी इसकी, R2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फोर्सेज आपने लिख दी है ये सारी की सारी। F12 क्या है, 1 on 1 ड्यू टू 2, ये on 2 ड्यू टू 1। कौन, मास, कौन, मास। चलो सपोज जो ये मास m1 है ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है v1, और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। सपोज m1 v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है और m2 के साथ में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो, मास m1 का p1, फॉर्मूला m1 v1। इसी तरह से मास m2 के लिए p2, फॉर्मूला m2 v2। ये दो मासेस m1 m2 क्या मोशन में है, क्या है, मोशन में। और अब आप पढ़ोगे मोशन में मास कहां पर होगा इसका। देखो मोशन करते करते आप इसका सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, तो अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ लगाता हूं, यहां पर क्या लगाता हूं, न्यूटन थर्ड और सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, देखो थर्ड पढ़ चुके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स है मोमेंटम मास m1 पर F1 प्लस दूसरी फोर्स कौन, F। ये दो फोर्स लग रही है ना, टोटल फोर्स लगी। ये किसके केस में, फोर्स मास m1 की बात हो रही है। सिमिलरली dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या होगा, F2 प्लस F21। ये किसके लिए होगा, फॉर मास m2। नोट कर लीजिए ये दोनों इक्वेशंस, एक है लीनियर मोमेंटम मास m1 के लिए और एक है लीनियर मोमेंटम मास m2 के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट आप P1 और P2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर साथ के साथ पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एडिंग both dp1 upon dt plus
dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू f1 प्लस f2 f2 प्लस f21, यही होगा। नाउ p2 है dt बाई dt, ये क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इक्वल एंड अपोजिट होने का मतलब क्या है, f12 या f21 इज इक्वल टू माइनस f2, यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ने दिया था, तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। f12 की जगह पर क्या रखेंगे आप, माइनस f12 प्लस f2 प्लस f21, ये प्लस f21 से माइनस f12, सॉरी f12 की जगह क्या रखेंगे आप, माइनस f2 प्लस f21 से माइनस f21 कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका f1 प्लस f2, और ये दोनों कैसे है, एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है ये, एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल तो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यहाँ पर देखिए m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2। आफ्टर दिस इसके बाद देखिए वेलोसिटी की वैल्यू m1 d बाई dt, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो को आप क्या लिखेंगे, dr1 अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आप वेलोसिटी का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेते हो, इसको एक्सेलरेशन बोलते हो, ऐसे ही अगर डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ऑफ लोगे तो इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी की जगह ये भी तो लिखा जाता है, यहाँ पर मास कितनी दूर है, r1, तो यहाँ पर डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, r, ठीक है। इसी तरह से मास m2 d बाई dt, v2 की जगह पर क्या लिखेंगे आप, dr2 वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू f1 प्लस f2, एक्सटर्नल। इसके बाद m1 d स्क्वायर डी स्क्वायर वेक्टर प्लस m2 d स्क्वायर r2 इज f1 प्लस f2 एक्सटर्नल। यहाँ तक अब डी बाई ये सब कॉमन ले लीजिए, बाय ठीक है। यहाँ m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किए, m1 प्लस m2 से डिवाइड करिए, तो ये इक्वेशन की m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, वेक्टर सम ले लिया। इसके बाद
अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं कि जो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं आपके लिए। क्या लिखने जा रहा हूं? इक्वेशन। क्या? इफ होल मास is concentrated at point C पर अगर सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है, then according to equation of motion, it can be written as m1 plus m2 d square r upon dt square is equal to fx। अगर कोई बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन में तो सारा मास टोटल करिए और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर से क्या कर दीजिए, उसको कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेयर। आफ्टर कंपेयरिंग this equation of motion to the above equation, you can get the value of R। ये R क्या है? सेंटर ऑफ मास, पता है ना? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। M1 से M1 कैंसल, ये इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो सिर्फ कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 plus M2। This is required relation। ये required relation, hence proof। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अब किसके लिए करेंगे? n पार्टिकल्स के लिए। थोड़ा सा लिटिल बिट समझना है, क्योंकि बुक्स में इसके न्यूमेरिकल उस सिस्टम के ऊपर है, कैसे आप मतलब इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। अगर n पार्टिकल्स हो तो क्या करोगे? इन्हीं इक्वेशंस को क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है n के। सेंटर ऑफ मास of a system of n particles। अगर n पार्टिकल्स है किसी सिस्टम में तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लोगे? अभी तक आप कैसे लोगे? M1 R2 यही था ना, तो समेशन फॉर्म में इसमें लिख दीजिए सब फॉर्म। समेशन फॉर्म कैसे बनाओगे? जनरल ऐसे आएंगे आप उसको, I की वैल्यू 1 to n, I को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखिए M1 R1 प्लस M2 R2 आपस में ये क्या होते जाएंगे? प्लस होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस ऐसे चलते रहेंगे। इसका मतलब ये जनरल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आप इस R की जो वैल्यू है, ये R, इसको R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों पे हो सकता है। तो आप इसी R को देखिए ऐसे लिखिए, एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप इज इक्वल टू mi समेशन i इक्वल टू 1
आर को दोबारा से ऐसे लिखिए, बट इसमें एक्स वाई, क्योंकि ये एक M1 M2 M3 और ये कैपिटल आर, जो कि सबका मतलब ये सेंटर ऑफ मास के लिए चल रहा है काम, जो ये लेफ्ट हैंड साइड रखे उसको ट्रीट कर रहा है, ये उन सबको कोई एक चीज मानकर ट्रीट कर, ठीक है, अपॉन समेशन mi I इज इक्वल टू 1 to n। देखिए मास m1 m2 प्लस m3, अब यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 to n mi को अगर कैपिटल M ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, भाई सारा मास ऐड कर दिया, जितने भी देखो कोई बॉडी थी उसके पार्ट करे आपने n, m1 m2 m3 m4 इस तरह, अगर उन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, कैपिटल M ही बनेगा, है ना। कोई भी m1 m2 m3 m4 m4 इस तरह से बांट दिया उसको, सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, टोटल मास आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, कर सकते हो इसको। इसी तरह से अगर आप इसको 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi, साथ में क्या लिखेंगे, xi yj और z, ऐसे लिखेंगे, ये बन जाएगा। इसके बाद आप इससे कंपेयर करके देखिए इसको कि इसके लिए x की वैल्यू x के लिए, y की y के लिए और z की z के लिए, मतलब x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास, तीनों कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। कैसे कैसे 1 बाय टेकिंग 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi xi। ठीक है, mi xi ये करते, ठीक है। सेकंड, इसको कैसे करोगे, 1/m समेशन I 1 to n mi yj है, यही होगा। इसको कैसे करोगे, जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो बस आने वाली है बेटा इसके बाद, mi zk। इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हो। अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो नोट करो, इसका मतलब यही है इस आर्टिकल को करवाने का। एक तो आपको ये चीज खोलनी आ गई, ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 डायमेंशनल में दिखाना आ गया, xi yj और zk, r की वैल्यू को लिखना आ गया, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है वो देखिए, और इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, अगर m के स्मॉल पार्टिकल्स करे जाए, डेल्टा m1 डेल्टा m2 डेल्टा m3, अगर बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल ले लिए जाए और m को बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया जाए, ये mi को बहुत छोटा ले लिया जाए, छोटे छोटे पार्ट, और कैपिटल M को बिगर टू बिगर ले लिया जाए, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/m I 1 to n डेल्टा mi xi है। इसको 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा mi yj है। 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा mi zk, ठीक है। इसी चीज को छोटे छोटे पार्ट लिखते हो आप, जब ये बहुत ज्यादा स्मॉलर हो और ये बहुत ज्यादा बिगर।
लास्ट एंड फाइनल स्टेप, इसके बाद ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, जिसमें आपको XCOM, YCOM और ZCOM मिलने वाला है, वो भी इंटीग्रल फॉर्म। किसमें? इंटीग्रल फॉर्म में, कैलकुलस फॉर्म। इसको XCOM को आप लिखेंगे 1/m समेशन डेल्टा m, जो आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ये समेशन सिर्फ डेल्टा एम आई का नहीं है, एक्स आई का भी है। एक्स आई तो बन जाए ये तो ये समेशन फॉर्म में था। इंटीग्रेशन फॉर्म में करने के लिए एक्स आई वेक्टर जो था, ये आई वेक्टर खत्म हो, वेक्टर सिर्फ एक्स रह जाएगा यहाँ पर, और डेल्टा एम समेशन को आप लिखेंगे डीएम। इसी तरह से इधर आ जाइए, 1/m इंटीग्रेशन डेल्टा एम आई क्या बन जाएगा? डीएम, और वाई जे क्या बन जाएगा? ओनली वाई। इसी तरह से जेड में 1/m इंटीग्रेशन एम आई क्या बन जाएगा? डीएम, और जेड के क्या हो जाएगा? ओनली। तो ये जो आपके पास रिलेशन आए हैं, ये बताने के लिए ही इतना सब कुछ किया गया था एनएच पार्टिकल के लिए। ये कैलकुलस मेथड में आ गया, एक तरह से इंटीग्रेशन मेथड में आ गया। कौन कौन सा? इस तरह से इसको आप इंटीग्रेशन वे से भी कर सकते। नोट डाउन, इन तीनों को नोट कर, ठीक है। आफ्टर दिस, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड। अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। Center of mass of a uniform thin rod. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड। एक थिन रोड बनाइए, ये बना लेते हैं थिन रोड। लेंथ कितनी ले ली इसकी? एल। मास कितना ले लिया इसका? सपोज कैपिटल। ओके, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? L0। लेने आ गए थे? आ गए थे। वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको करवाया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर निकालोगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी आ सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इतना ही मास इधर है, इतना ही मास इधर है, कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा। लेकिन फिर भी चलो,
हम एक हिसाब से इसको थोड़ा सा इसका पार्ट कट करके इसका मास कितना ले लिया आपने, dm, कितना ले लिया, dm, और जो ये छोटा पार्ट कट करा है इसको ले लिया dm, इसको क्या